स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस वीडियो सेशन में अध्याय संख्या 1 विलियन जो चैप्टर है इसमें एक नियम दे रखा है हेनरी नियम। तो आज के इस सेशन में हेनरी नियम को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जो भी आपको नोट्स इंक्लूड है वो नोट्स है NCERT की लाइन बाय लाइन एक एक लाइन से बनाए गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हेनरी नियम को। सबसे पहले आपको ये समझना महत्वपूर्ण है कि हेनरी नियम है आपको किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो दोस्तों ये आपको माइंड में सेट करके रखना है। जो हेनरी नियम है ये एक्चुअल में क्या बताता है, किसी भी गैस की जो द्रव्य में विलीयता है या फिर किसी भी गैस की जो विलयन में विलीयता है वो उसके आंशिक दाब से किस प्रकार से प्रभावित होती है और ऐसे कौन से कारक है जो किसी भी गैस की विलीयता को विलयन में प्रभावित करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कथन देखिए, कथन क्या है हेनरी नियम का। तो इसका एक सिंपल सा कथन दे रखा है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, आपके पास विलय कौन है, गैस, और आपने इस गैस विलय को किसमें घोल रखा है, विलायक में। और जब भी विलायक में किसी भी गैस विलय को घोला जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, विलयन का। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ पर विलय का काम कर रहा है गैस और विलायक यहाँ पर कौन है, तो जल है। और इन दोनों को जब आपस में मिश्रित करोगे, मतलब जब गैस विलय जल विलायक में घुलेगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, विलयन का निर्माण हो जाएगा। तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, और आंशिक दाब को किससे प्रदर्शित किया गया है, P से। उस विलयन में, मतलब जिस विलयन में आपने गैस विलय को घोल रखा है उसमें उस गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब है वो किसके समानुपाती होता है, उस विलयन में गैस के मोल अंश, और गैस के मोल अंश को किससे प्रदर्शित किया है, x से, के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर सारांश क्या निकल रहा है, आपके पास विलय कौन है, गैस, विलायक कौन है, जल। जब दोनों आपस में मिश्रित होंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, विलयन का। तो इस विलयन में जो गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब है उस विलयन में गैस के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही किसका कथन होता है, हेनरी नियम का कथन है। अब इसको अपन डिटेल में एक्सप्लेन करते। अगर कथन के अनुसार चले तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, और वाष्प अवस्था में गैस के आंशिक दाब को किससे प्रदर्शित कर दिया, P से, उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ये लीजिए मैंने समानुपाती का चिन्ह लगा दिया, किसके समानुपाती होता है, उस विलयन में गैस के मोल अंश के। तो यहाँ पर मैंने x गैस, तो यहाँ पर x गैस किसको प्रदर्शित कर रहा है, गैस के मोल अंश को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अब अगर आप यहाँ से समानुपाती वाला चिन्ह हटाओगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट, और यहाँ पर जो नियंतांक आएगा कांस्टेंट है वो कौन सा है, KH, और साथ में क्या आ जाएगा, x गैस। तो यहाँ पर ये जो आपके पास समीकरण आपको प्राप्त हुई है यही समीकरण किसकी समीकरण होती है, हेनरी नियम की समीकरण है। तो हेनरी नियम की समीकरण क्या बनेगी, P बराबर KH गुणा x गैस। और यहाँ पर आपको ये अंडरस्टैंड करना है दोस्तों कि यहाँ पर P किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं जहां कौन सी टर्म किसके लिए यूज कर रही है, तो जहां P बराबर P किसके लिए स्टैंड हो रहा है, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब। तो यहाँ पर ये P क्या है, गैस का वाष्प अवस्था में, कौन सी अवस्था की बात कर रही है, वाष्प अवस्था में। तो गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब है, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, इसको प्रदर्शित कर रहा है आपका P, गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब। सेकंड है KH, KH क्या है, यहाँ पर नियंतांक है, कौन से नियम का नियंतांक है, हेनरी नियम का। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, KH यहाँ पर किसको प्रदर्शित करेगा, हेनरी नियंतांक को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर जो K है वो किसके लिए स्टैंड हो रहा है, हेनरी नियंतांक। लास्ट में कौन बच गया, x गैस। x गैस का मतलब क्या है, गैस के मोल अंश। तो यहाँ पर ये जो x गैस का मतलब क्या है, मोल अंश को किससे प्रदर्शित करते हो, x से, और गैस लिखा है तो मतलब ये किसके मोल अंश है, गैस के
मोल अंश है। तो ये आपके पास हेनरी नियम का सिंपल सा कथन हो गया और उस कथन की सहायता से आपने क्या बना लिया, समीकरण को व्युत्पन्न कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों अपन बात करेंगे, ग्राफ आता है यहाँ से, किस प्रकार से ग्राफ पूछा जाता है और ग्राफ बनेगा कैसे, उसको देखते। तो यहाँ पर अगर बात करें अपन हेनरी नियम की, तो हेनरी नियम है, इसकी क्या समीकरण आपको प्राप्त हुई है, P बराबर के एच मल्टीप्लाई विद एक्स गेस। तो ये आपके पास क्या है, हेनरी नियम की कथन है। अब यहाँ पर आपको हेनरी समीकरण की सहायता से ग्राफ प्लॉट करना है और ग्राफ किस किस के मध्य बनाओगे आप, यहाँ पर दोस्तों आपको ग्राफ जो आप प्लॉट करोगे, ये ग्राफ बनाना है आपको गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब मतलब P वर्सेस गैस के मोल अंश मतलब x गैस। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ग्राफ बनाना है P वर्सेज x। तो यहाँ पर आप ग्राफ किस किस की मिड में बना रहे हो, ग्राफ बन रहा है यहाँ पर P वर्सेज गैस के मोल अंश। तो इसमें किस प्रकार का ग्राफ है वो आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब ग्राफ बनाने का सिंपल सा मेथड क्या है, ये अंडरस्टैंड कीजिए। कोई भी आपको ग्राफ बनाना है तो उसके लिए एक ही समीकरण का यूज करती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी। तो यहाँ पर इस समीकरण की सहायता से आप क्या कर सकते हो, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। y का मीनिंग जो भी आपको यहाँ पर क्वांटिटी दे रखी है, इस वाली टर्म को आपको y एक्सिस पर मेंशन करना है। तो y एक्सिस पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, आंशिक दाब P। और x एक्सिस पर आपको किसको मेंशन करना है, x एक्सिस पर आपको मेंशन करना है x गैस को। तो यहाँ पर x गैस को मैंने कहां पर मेंशन कर दिया, x एक्सिस पर। यहाँ पर जो ये m है ये किसके बारे में बताता है, ढाल के बारे में। और यहाँ पर जो c है ये किसके बारे में बताएगा, अंतः खंड के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर आपके पास c की वैल्यू तो है नहीं क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स है, यहाँ पर आगे c की वैल्यू तो है नहीं, तो अंतः खंड कुछ नहीं आएगा। लेकिन जो ग्राफ है वो कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पर ढाल क्या है, ढाल किसके तुल्य होगी, ढाल तुल्य आपके KH के। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हेनरी नियम की जो समीकरण है उसमें गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब किसके समानुपाती है, उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती है। और समानुपाती है तो ग्राफ कैसा बनेगा, सीधी रेखा में। तो यहाँ पर ये लीजिए, जो आपको ग्राफ प्राप्त होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल सीधी रेखा में आपको ग्राफ प्राप्त होगा। और इस ग्राफ में जो ढाल है, ढाल यहाँ पर किसके तुल्य है, ढाल को कौन प्रदर्शित करता है, m। और यहाँ पर m किसके इक्वल है, KH। तो आपको ये पता रखना है कि इस ग्राफ का जो ढाल है, स्लोप है, जिसको आप टेन थीटा के इक्वल बोलते हो, ये ढाल किसके तुल्य, हेनरी नियतांक के तुल्य मतलब KH के तुल्य। तो ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल सीधी रेखा में ग्राफ बनेगा और ग्राफ का ढाल वो किसके तुल्य, हेनरी नियतांक के तुल्य है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग और देखते हैं हेनरी नियम से संबंधित। यहाँ पर कभी कभार क्या करता है, KH से संबंधित सवाल पूछता है कि जब भी आप तापमान बढ़ाओगे तो जो गैस की विलयता है विलयन में वो बढ़ेगी या घटेगी। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा फंडा बता देता हूं मैं कि जब भी आप किसको बढ़ा रहे हो, तापमान। तो जब भी तापमान को बढ़ाया जाता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी तापमान बढ़ेगा तो ये जो हेनरी नियतांक है मतलब KH की जो वैल्यू है, ये KH का मान भी क्या हो जाएगा, इसमें भी वृद्धि होगी। तापमान बढ़ाने से KH का मान बढ़ता है मतलब हेनरी नियतांक बढ़ेगा। और जितना हेनरी नियतांक बढ़ेगा गैस की जो विलयता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये आपको सिंपल सा पता रखना है कि जब जब तापमान में वृद्धि की जाएगी तो हेनरी नियतांक का मान बढ़ेगा और हेनरी नियतांक का मान बढ़ने से जो गैस की विलयता है विलयन में ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अगर आपको तीन गैसें दे दे और उनके लिए KH का मान भिन्न भिन्न लिख कर दे तो कौन सी गैस की विलयता सबसे ज्यादा होगी विलयन में, उस गैस की विलयता ज्यादा होगी विलयन में जिसके लिए KH का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो ये वाला आपको पता रखना है कि तापमान में वृद्धि करने पर हेनरी नियतांक के मान में वृद्धि होती है जिसके परिणाम स्वरूप जो गैस की विलयता है विलयन में घट जाती है। नेक्स्ट वाली स्लाइड की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपने हेनरी नियम को अच्छे से क्या कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अब यहाँ पर हेनरी नियम की कुछ सीमाएं हैं, तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है
जिनको अप्लाई करने पर, जिनका अनुसरण करने पर हेनरी नियम है वो आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 हेनरी नियम की सीमाएं लिख रखी है, इनमें आपको 2 से 3 अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाली हेडिंग है अपने पास हेनरी नियम की सीमाएं। पहली सीमा देखिए क्या है, दाब बहुत अधिक ना हो। मतलब जब भी आप गैस को विलायक जल के अंदर विलय करके विलयन का निर्माण कर रहे हो तो उस दौरान जो गैस पर लगने वाला दाब है वो अधिक नहीं होना चाहिए। ताप बहुत निम्न ना हो और तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरी सीमा देखिए, गैस की विलयता विलायक में कम हो। मतलब गैस है वो विलायक में पूर्ण रूप से घुलनी भी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, विलयन कैसा हो, तनु हो। मतलब अगर आप बात करो गैस विलय और विलायक जल की, तो सबसे अधिक मात्रा किसकी रहनी चाहिए, विलायक जल की। गैस की मात्रा है बहुत ही कम रहनी चाहिए विलयन में। मतलब विलयन कैसा होना चाहिए, विलयन आपके पास तनु होना चाहिए। लास्ट वाली सीमा देखिए, गैस की आणविक अवस्था द्रव्य व गैस ये दोनों अवस्थाओं में समान हो। मतलब गैस का ना ही तो दोस्तों समगुणन होना चाहिए विलयन में और गैस का ना ही वियोजन होना चाहिए विलयन में। तो कुल मिलाकर आपके पास हेनरी नियम की 4 सीमा है। कौन कौन सी सीमा है एक बार वापिस से रिपीट करता हूं मैं। दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए, विलयन है वो तनु होना चाहिए और गैस का विलयन में ना ही तो वियोजन होना चाहिए और ना ही समगुणन होना चाहिए। मतलब क्या है, गैस की आणविक अवस्था है वो द्रव्य व गैसीय दोनों अवस्थाओं में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये हो गई आपके पास हेनरी नियम की सीमाएं। दाब बहुत अधिक न हो, तापमान बहुत निम्न नहीं हो, विलयन तनु हो और गैस की आणविक अवस्था द्रव्य व गैसीय दोनों अवस्थाओं में कैसी हो, समान हो। आज के इस वीडियो सेशन की लास्ट स्लाइड है जिसमें आप अपन कवर करेंगे हेनरी नियम के अनुप्रयोग। अभी तक आपने हेनरी नियम देख लिया, हेनरी नियम की समीकरण से डील कर लिया और हेनरी नियम की सीमाएं देख ली और हेनरी जो समीकरण उसमें जो ग्राफ बनता है किस किस के मध्य ग्राफ बनता है और उस ग्राफ की ढाल किसके तुल्य होती है, इससे डील कर लिया। लास्ट जो टॉपिक है आज के इस वीडियो सेशन का, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। तो दैनिक जीवन में हेनरी नियम का क्या अनुप्रयोग है। तो पहला अनुप्रयोग देखिए हेनरी नियम के अनुप्रयोग। इसके अंदर जो पहला अनुप्रयोग दे रखा है, सोडा वाटर व अन्य ठंडे पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। मार्केट में जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स अवेलेबल होती है, सोडा वाटर की बोतल है, इनके अंदर कौन सी गैस को घोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब CO2 गैस को घोला जाता है। और CO2 गैस है वो ज्यादा से ज्यादा कब घुलेगी, जब उसके ऊपर आप आंशिक दाब ज्यादा से ज्यादा लगाओगे। तो यहाँ पर यही मेंशन किया है। जो पहला अनुप्रयोग है, पहली जो एप्लीकेशन है हेनरी नियम की, वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि सोडा वाटर व अन्य ठंडे पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलयता बढ़ाने के लिए बोतल को कहां पर बंद किया जाता है, बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। जितना अधिक दाब पर बोतल को बंद किया जाएगा उतनी ही ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सोडा वाटर व अन्य ठंडे पेय पदार्थों में ज्यादा से ज्यादा घुलनशील होगी या विलयशील होगी। अनुप्रयोग नंबर 2 देखिए दोस्तों, और ये तो अपने लिए काफी इंपोर्टेंट है। दूसरी इसकी एप्लीकेशन देखिए, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। ये आपको दोस्तों पता रखना है। जब भी आप हाई एल्टीट्यूड की ओर गमन करते हो, मतलब अधिक ऊंचाई वाली जगह पर जाते हो, पर्वत पर, पहाड़ी पर, तो वहां पर क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिए जो आंशिक दाब है ऑक्सीजन गैस का सतह की तुलना में पहाड़ी या पर्वत पर क्या होता है, कम होता है। इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहों मतलब जो पर्वत पर चढ़ाई करते के रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि गैस का आंशिक दाब जितना ज्यादा होगा उसकी घुलनशीलता, विलयशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। तो जो भी लोग ऊंचाई पर रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब कम है
और अगर ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब कम है तो उन लोगों के ऊतक और रुधिर में कौन सी गैस की सांद्रता कम हो जाएगी? ऑक्सीजन गैस की सांद्रता क्या हो गई? कम हो गई, निम्न हो गई। अब इसके कारण क्या होगा? इसके कारण आरोहक कमजोर हो जाती है, क्योंकि जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन गैस ही नहीं पहुंच पा रही है श्वसन के द्वारा, तो फिर शरीर क्या करेगा? कमजोरी महसूस करेगा। इसके कारण आरोहक कमजोर हो जाती है और स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते, मतलब अच्छी आसानी से थिंकिंग प्रोसेस, मतलब सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। और कैसा महसूस करता है? आरोहक कमजोर महसूस करता है। और इसी डिजीज को, इन लक्षणों को कौन सी बीमारी के रूप में जाना जाता है? एनोक्सिया के रूप में जाना जाता है। एनोक्सिया का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की कमी होना। तो दूसरी अनुप्रयोग से आपने ये सीखा है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब क्या होगा? कम होगा, जिसके कारण रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब शरीर में ऑक्सीजन गैस की सप्लाई बाधित होगी तो क्या होगा? जो भी व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा? कमजोर महसूस करेगा और स्पष्ट रूप से सोच नहीं सकेगा। और इसी लक्षणों को क्या बोला जाता है? एनोक्सिया बोला जाता है। आज के वीडियो सेशन की लास्ट एप्लीकेशन देखिए, हेनरी नियम की एप्लीकेशन नंबर 3। तो यहाँ पर देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 3 में क्या बताया गया है। गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोर को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गोताखोर जब भी सतह के, मतलब समुद्र की सतह से अंदर की ओर जाते हैं तो वहां पर गैस के दाब में क्या होती है? वृद्धि होती है। और जब वही गोताखोर अंदर से वापिस से समुद्र की सतह पर आता है तो आंशिक दाब में वापिस से क्या होने लग जाती है? कमी होने लग जाती है। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि समुद्र की सतह से गहराई में अगर गोताखोर जा रहा है तो वहां पर गैसों के आंशिक दाब में वृद्धि होगी। और जब उस गहराई से गोताखोर वापिस से सतही क्षेत्र पर आएगा तो वहां पर वापिस से गैसों के आंशिक दाब में क्या होगी? कमी होगी। तो इसको वापिस से देखना। अधिक बाहरी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। ये कॉमन सेंस की बात है कि जब भी जितना ज्यादा दाब होगा तो श्वास के अंदर जो भी अपन वायुमंडलीय गैसों को ग्रहण करते उनकी विलेयता भी रुधिर में बढ़ जाएगी। अब यहां से इंपॉर्टेंट थिंग है, ये क्या बोल रखा है यहां से? जब गोताखोर सतह की ओर आती है तो बाहरी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब भी गोताखोर है सतह की ओर आएगा तो जो बाहरी गैसों का दाब है वो क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। इसके कारण घुली हुई गैस से बाहर निकलती है, क्योंकि जब आंशिक दाब कम हो गया तो हमारे शरीर में रुधिर और ऊतकों में घुली हुई जो गैसें है आंशिक दाब में कमी होने के कारण हमारे शरीर से बाहर निकलती है। इससे रुधिर में नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बन जाते, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको ये पता रखना कि गोताखोर जब भी सतह से, समुद्र की सतह से गहराई में जा रहा है तो वहां पर नाइट्रोजन गैस भी उपलब्ध होती है। और गहराई में जब जा रहा है तो उनके आंशिक दाब में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी हमारे रुधिर में घुल जाती है। लेकिन वही गोताखोर जब गहराई से वापिस से सतह पर आता है तो नाइट्रोजन गैस के आंशिक दाब में कमी हो गई। तो अब क्या होगा? जो नाइट्रोजन गैस है वो रुधिर से क्या होगी? बाहर निकलेगी। यह कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करती है, क्योंकि बुलबुले का निर्माण हो गया रक्त में, और एक चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न कर देता है और एक डिजीज हो जाती है, जिस डिजीज को अपन किस नाम से जानते हैं? बेन्स के नाम से जानते हैं। बेन्स उत्पन्न करता होता है। ये अत्यधिक पीड़ादायक एवं जानलेवा होता है। और ये जो बेन्स बीमारी है दोस्तों, ये अत्यधिक क्या है? पीड़ादायी का मतलब दर्द महसूस होता है। और कैसी हो सकती है? हार्मफुल हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। बेन्स से तथा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि गोताखोर है बेन्स बीमारी से बचने के लिए जो गैस सिलेंडर अपनी पीठ पर, अपनी बैक पर लगाकर रखते हैं, उस सिलेंडर में कौन कौन सी गैसें भरी रहती है और उनकी प्रतिशत मात्रा क्या क्या होती है। तो श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर
टनों की गई वायु को भरा जाता है और उस गैस टैंक में कौन कौन सी गैसें कितने कितने प्रतिशत मात्रा में उपस्थित रहती है, ये आपको याद करना है। उस गैस टैंक में 11.7% होती है हीलियम गैस, 56.2% दोस्तों नाइट्रोजन गैस और 32.1% होती है ऑक्सीजन गैस। तो ये आपको पता रखना है कि कौन कौन सी गैसें हैं गोताखोर के गैस सिलेंडर में और उनकी प्रतिशत मात्रा क्या है। आज का वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है हेनरी नियम से तो वीडियो को लाइक कीजिए, एलसीपी केमिस्ट्री अब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।